हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। ये हमारा वीडियो नंबर 5 है दोस्तों। इससे पहले 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जो विज्ञान से संबंधित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूर्व एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके रिपीट होने की पूरी संभावनाएँ बनती हैं। तो आप इनको देख ज़रूर लें, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पहले। तो उन टॉपिक को भी आप एक बार देख सकते हैं चाहें तो द फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। मतलब धातुएं जो मुलायम हैं, ठीक है, जैसे लोहा भी हमारी धातु होती है, स्टील धातु होता है, लेकिन मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है ना। तो जो स्टील तो हमारा मिश्र धातु हो गया, हमने देखा ही है। तो जो मुलायम धातुएं हैं तो वो हैं आपके सोडियम और पोटेशियम। ऐसी धातुएं होती हैं बिल्कुल मुलायम जिनको चाकू से काट सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीनीकरणीय नहीं है। नवीनीकरणीय नहीं है भाई, मतलब अनवीनीकरणीय है। अनवीनीकरणीय मतलब जिसको हम एक बार यूज़ कर लें तो फिर उसको डबल यूज़ नहीं कर सकते। एक बार यूज़ करने के बाद उसका यूज़ नहीं किया जा सकता, वो ख़त्म हो जाता है। और नवीनीकरणीय मतलब जिसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। तो नवीनीकरणीय नहीं है तो वो है आपका नाभिकीय ऊर्जा। जो आपकी नाभिकीय ऊर्जा जो होती है ये अनवीनीकरणीय है, इसको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता। बाकी पवन चक्की आप हमेशा होता रहेगा, सौर सेल का यूज़ होता रहेगा, क्योंकि सौर सेल है ना, ठीक है। फिर ज्वारीय शक्ति भी होती है, जो आपकी पानी की शक्ति, वो भी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, नाभिक का विखंडन हुआ यूरेनियम 235 का, फिर कोई काम का नहीं वो, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखें। तो एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, पानी में जिसको स्टोर किया जाता है, इंग्लिश में हम देख सकते हैं स्टोर्ड लिखा हुआ है, मतलब जिसे पानी में संग्रहित करना पड़ता है, ठीक है, वरना वो नहीं रह सकता। तो वो है आपका फास्फोरस। जैसे आपका सोडियम धातु है, उसको कहाँ रखना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है आपका केरोसिन में, ठीक है। वैसे ही फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी के अंदर। अगला है परागकोश से फूलों के वर्तिका अग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है। जो पुष्प के अंदर क्या होता है, परागकोश होता है। परागकोश कहाँ होता है भाई, उसका जो पूरा जो पोर्शन जहाँ पे टिका होता है वहाँ पे उसके अंदर से निकलते हैं परागकोश, ठीक है। और परागकोश से वर्तिका, ये देखो ऐसा होता है आपका परागकोश। आपका जो पुष्प का जहाँ पे पुष्प टिका होता है वहाँ पे होता है परागकोश, ऐसा पुष्प होता है। और यहाँ पे जो परागकोश होता है यहाँ पे होता है, और यहाँ से ऊपर एक डंडी के माध्यम से निकला होता है, ये होता है आपका वर्तिकाग्र। इसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। आपने देखा ही होगा, कुछ फूलों में दिख जाता है स्पष्ट। तो जो आपका परागकोश से वर्तिकाग्र तक जो पराग जाता है, पराग यहाँ से वहाँ तक जो जाता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको परागण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, क्या कहते हैं। और इसी से फिर पुष्प बीज का निर्माण करता है और फिर वही इसकी जनन प्रक्रिया एक तरह से, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह तारामंडल कौन सा है जिसे हंटर कहते हैं। हंटर तारामंडल के नाम से। तो जो तारामंडल जिसका नाम हंटर है ना, हंटर नाम से जाना जाता है, वो है आपका ओरायन। जो आपका ओरायन है उसको हंटर नाम से जाना जाता है। ओरायन तारामंडल जो है उसका एक और नाम क्या है भाई, तो उसका हंटर नाम है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गंभीर रोगों की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है। गंभीर रोगों की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है। अभिलाक्षणिक मतलब 100% नहीं बात हो रही है, बस मोटे मोटे तौर पे हमको बताना है कि ये एक विशेषता नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत हो भी सकता है लेकिन नहीं होगी, ज़्यादातर मामलों में वो बात हो रही है। तो वो है वे दीर्घकालीन रोग होते हैं। क्या गंभीर जो रोग हैं वो दीर्घकालीन हो ये आवश्यक नहीं है ना, जल्दी भी वो सही हो सकते हैं। इसलिए ये विशेषता नहीं है कि वे दीर्घकालीन होते हैं। कुछ रोग होते हैं जो जल्दी सही हो जाते हैं, चाहे वो गंभीर रोग क्यों ना हो, ठीक है। तो वे दीर्घकालीन रोग होते हैं, ये गलत बात है। बाकी इनमें हम देखें तो इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है कि कुछ समय के लिए कार्य व क्षमता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए, जैसे कुछ दिन के लिए आपको रेस्ट करना पड़ती है तो कार्य और क्षमता को प्रभावित कर देते हैं। तो हाँ भाई, जो गंभीर रोग होते हैं उनमें ऐसा होता है। उपचार के बाद रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाए तो हाँ हो जाता है, रोग हो जाता है और फिर सही भी हो जाता है। अगला है इसमें वजन की। अगला प्रश्न है, यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है। क्या करता है कि यह शाखा अस्थियों के सिरों को, जो हमारी अस्थियां होती हैं जैसे कोहनी वगैरह, इन अस्थियों के सिरों को क्या करता है, ढक देता है। क्या करता है, ढक देता है। जैसे आपके घुटने में हो गया, और जोड़ों के घर्षण को कम करता है, और आपस में जोड़ों के घर्षण को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या करता है, जैसे आपके घुटने में देखा होगा कि भाई दोनों को ये आपस में घर्षण नहीं करने देता, ऊपर की और नीचे की अस्थि को,
तो इनको ढकता भी है और इनको कवर भी करता है, तो उसको कहते हैं आपका उपास्थि। क्या कहते हैं? उपास्थि। ये क्या काम करती हैं कि इनकी अस्थियों के सिरे जो होते हैं, जहाँ सिरे होते हैं उनको ढक देता है और उनमें घर्षण भी नहीं करने देता, तो नाम है इसका उपास्थि। याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या नाम है? उपास्थि। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है गाय का बछड़ा कहलाता है। ये तो आपने बचपन में पढ़ लिया होगा छोटी क्लासों में कि गाय के बछड़े को क्या कहते हैं। तो गाय के बछड़े को कहा जाता है काफ। क्या कहते हैं? काफ कहा जाता है। गाय का जो बछड़ा होता है, छोटा बछड़ा होता है, उसको काफ कहा जाता है। तो ये याद कर लेना है, काफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यह होता है। लवण विलयन में जो अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, लवण विलयन मतलब जैसे आप नमक का विलयन मान लेते हैं, नमक डाल देते हैं पानी में और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो फिर क्या होगा? कौन सा प्रभाव होगा? तो वो वहाँ पे रासायनिक प्रभाव होगा। कौन सा प्रभाव होगा? रासायनिक क्रिया हो जाएगी उनमें, ठीक है। तो रासायनिक प्रभाव होगा, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए, विद्युत प्रवाह, ताप प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह, लेकिन जो हमारा सबसे सही आंसर रहेगा वो रहेगा रासायनिक प्रभाव रहेगा। कौन सा प्रभाव रहेगा? रासायनिक प्रभाव। चुंबकीय, ताप और विद्युत प्रभाव ये नहीं रहेंगे उसमें। कौन सा रहेगा आपका? रासायनिक प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक चुंबकीय प्रभाव एक प्रभाव हो गया, विद्युत प्रभाव एक, लेकिन यहाँ तो दोनों मिल रहे हैं ना, लवण भी मिल रहा है और विद्युत धारा भी। तो यहाँ कौन सा प्रभाव होगा? रासायनिक प्रभाव होगा, रसायन प्रभाव होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है। तो जो पौधे होते हैं उनमें जो लचीलापन पाया जाता है ना, कठोरता नहीं, लचीलापन, तो वो किस कारण से होता है? तो एक श्लेष ऊतक होता है जिसको श्लेषोतक एक साथ कहते हैं। तो श्लेषोतक के कारण क्या होता है? पौधों में लचीलापन होता है। वो जो लचीलापन उनमें आता है वो इसी कारण से आता है। किस कारण से आता है? श्लेषोतक के कारण से आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। जो फसलों की खेती करने के लिए, मतलब खेती के लिए क्या कर रहे हैं? वनों का सफाया किया जा रहा है। इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा? पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यदि पेड़ काट दिए जाएंगे तो? ठीक है, तो ये होगा आपका मृदा का अपर्दन। मृदा का जो कटाव होगा, है ना, जो कटाव होता है उसी को तो अपर्दन कहते हैं। जो ऊपरी सतह जो है मृदा की वो बह जाएगी, है ना, तो मृदा का अपर्दन होगा, मृदा में कटाव होगा, नालियाँ बन जाएगी, गड्ढे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होगा ये मृदा का अपर्दन होगा। मृदा की जुताई, उर्वरकता और ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से इसके कारण होता है। जो आपका ओजोन का जो अपक्षय होता है, जो ओजोन का क्षय होता है, मुख्य रूप से किसके कारण होता है? जो ओजोन का जो क्षय होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, उसके कारण ओजोन का अपक्षय होता है। ओजोन की मोटाई घटती जा रही है, ओजोन का अपक्षय हो रहा है, ओजोन नष्ट हो रही है, ठीक है, जिससे सूर्य की किरणें हम तक डायरेक्ट पहुंच रही है, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट है श्लेषोतक। जो संबंध है वो हेमीसेलुलोज से है। तो दृढ़ोतक का संबंध किससे होगा? जो श्लेषोतक होता है भाई वो किससे बना है? तो वो होता है आपका हेमीसेल्यूलोज से, ठीक है। और जो दृढ़ोतक होते हैं उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है लिग्निन। क्या होता है? लिग्निन। तो आपको श्लेषोतक की मदद से क्या होता है, अभी हमने कोमलता के बारे में उसकी देखा था, ठीक है। तो दृढ़ोतक जिससे दृढ़ता आती है तो वो लिग्निन के कारण आती है पौधों में, ठीक है। अगला है एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है। जो बटन मशरूम होता है, ठीक है, मशरूम में ही आपने देखा ही होगा, मशरूम तो नॉर्मल चीज़ है। तो जो मशरूम होता है ये, इसमें जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसमें जो छतरी जैसा जो भाग आपको दिख रहा होगा, इस गोलाकार भाग को क्या कहा जाता है? जैसे हर पौधे में छत्र होता ना, वैसे ही इसको भी छत्र कहा जाता है। पौधे रहता ना, उसमें शाखाएं होती हैं, ऊपर ऊपर के पूरे को एक साथ छत्र कहा जाता है। तो इसमें भी जो बटन मशरूम होता है, इसमें जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको छत्र कहा जाता है। ये छतरी जैसा दिखता है, आपने देखा ही होगा। इसको पूरे को क्या कहा जाता है? जो ऊपर का हिस्सा उसको छत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है। जब हम ऊपर से देखते हैं, जैसे पानी देख रहे हैं कहीं किनारे पे खड़े होकर तालाब के, तो वो हमको कम गहरा दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? कम गहरा। हमें ऐसा दिखाई देगा कि भाई इतना गहरा तो है ही नहीं। क्यों दिखाई देता? पानी के अपवर्तन के कारण। पानी में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, हम जो देखते हैं, तो उससे क्या थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि पानी की ग्लास के अंदर रखा चम्मच हमको ऊपर उठा दिखाई, तो वो इसी कारण से दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको पानी भी कम गहरा दिखाई देगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर देना। आप लाइक कम कर रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना दोस्तों के साथ, और चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है दोस्तों।